गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सेशनल के बारे में बात करेंगे। पहले हम जनरल साइंस और बायोलॉजी के सेशनल के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम मैथमेटिक्स के सेशनल के बारे में बात करेंगे। जो हमारे मैथमेटिक्स में सेशनल हैं वो टोटल 5 हैं और उन 5 में से आपको एक करना है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय स्टूडेंट इन अ यूनिट। किसी भी विद्यार्थी को एक गणित की यूनिट में जो समस्याएं आती हैं उसको सीखने में, समझने में, वो कठिनाइयों का आपको पता लगाना है कि वो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सेशनल में सबसे पहले आपको ये बताना है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती क्या है, किस किस तरीके की होती है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जब आप सेशनल बनाएंगे तो आपको लर्निंग डिफ़िकल्टीज के बारे में लिखना है कि ये होती क्या है। दूसरा, कितनी तरह की होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं वो बताने हैं आपको। उसके बाद आप जिस क्लास की बुक ले रहे हैं और जिस क्लास के स्टूडेंट की यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वो क्लास, वो यूनिट, उस यूनिट का इंट्रोडक्शन और जिस बच्चे के आप या एक बच्चे के लिए कर रहे हैं या पूरी क्लास के लिए कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले उस यूनिट के बारे में बताइए कि यूनिट क्या है, क्या दे रखा है उसमें। फिर आप बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर पा रहा या उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए या उसका ध्यान कहीं और है। कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, क्या वो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर पा रहा, क्या उसको लेस देन ग्रेटर देन के साइन में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही उसको, वो नहीं समझ पा रहा आप उसको जो पढ़ा रहे हो वो। तो समझ नहीं आने के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिस मेथडोलॉजी के थ्रू आप उसको समझा रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। आपको वो सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है और फिर उनके अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है। नेक्स्ट सेशनल हमारा आता है प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑफ अ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के ऊपर। देखो, रेमेडियल टीचिंग के बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। जब तक हमें उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होगा हम कोई भी रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम प्लान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ये बताना होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। ये ठीक वैसा ही है बच्चों जैसा हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर और वो सीधे सीधे हमें कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। वो पहले हमसे पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या हो रहा है आपको, फिर बहुत से टेस्ट होते हैं, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। फिर प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है, फिर उस प्रॉब्लम के कारण पता लगाए जाते हैं और उस कारण के ऊपर फिर उसका उपचार किया जाता है। ये जो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम है, ये जो रेमेडियल शब्द आया है वो भी चिकित्सा शास्त्र से ही लिया गया है। तो आपको सबसे पहले इस सेशनल में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताना है। उसके बाद सबसे पहले आप निदानात्मक शिक्षण के बारे में बताएंगे, फिर उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या होता है इसका अर्थ। छात्र द्वारा गणित में की जाने वाली त्रुटियों का पता लगने के पश्चात उनका समाधान या निवारण करना भी आवश्यक होता है।
और इनका समाधान करने के लिए जो विशेष उपाय अपनाए जाते हैं वो ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। फिर आपको इसमें उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य लिखने हैं। इसके प्रमुख 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका होता है गणितीय संक्रियाओं के संबंध में की जाने वाली त्रुटिपूर्ण क्रियाओं की समाप्ति करना। दूसरा है गणितीय क्रियाओं के संबंध में उचित तथा सही क्रियाओं का विकास करना। पहला उद्देश्य तो क्या हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैथ्स में बच्चे को, जो भी मिस्टेक्स उसके द्वारा की जा रही है उनको सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना, उसके बाद उसमें उचित विकास करना। फिर है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है? अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स से रिलेटेड वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। ना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ना उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ना ही वो आगे की क्लास के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। जब तक उसकी पहले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप ठीक करें। फिर है इस प्रक्रिया में रखी जाने वाली सावधानियाँ। कौन कौन से प्रिकॉशन आपको रखनी है जो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम या इस प्रोसेस के अंतर्गत रखी जानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें ये होगा कि आप अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो उसका इंटरेस्ट अगर सीधे सीधे नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट, ग्राफ, मॉडल और भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि उसकी जो क्लास है वो उसको अट्रैक्टिव लगे, उसको लगे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं जो सीख रहा हूँ वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी है और यूज़फुल भी है। जो भी स्टूडेंट्स आपको लगता है कि आपकी क्लास में कमज़ोर हैं, जिनका मेंटल लेवल उतना नहीं है जितना और बच्चे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को एक अलग सेक्शन में या अलग से पढ़ा सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, अगर आप उन पे ये रेमेडियल टीचिंग अप्लाई कर रहे हैं तो। जो भी क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछते हैं उस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर निकलवाने की कोशिश बच्चों से करनी। हो सकता है वो गलत बोलेंगे, हो सकता है वो ना भी बोले, रुक रुक के बोले, कुछ भी बोले, आपको उनको प्रोत्साहित करना है किसी न किसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाना शुरू किया और बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और आफ्टर पूरी सारा प्रोसेस होने के बाद आपने एक रिपोर्ट निकाल के दे दी अपने हिसाब से। ऐसा नहीं करना है, पूरा इन्वॉल्वमेंट बच्चे का भी उसमें होना चाहिए। फिर आपके जब ये रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी जो आपने फाइंड आउट की वो प्रॉब्लम, स्टूडेंट का नाम, आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया वो, और लास्ट में क्या निकल के सामने आया, बच्चे ने कुछ सीखा नहीं सीखा, आपने जिसके लिए ये प्रोग्राम प्लान किया था वो रिज़ल्ट आपको मिला या नहीं मिला, वो एक निष्कर्ष आपको पूरा उस रिपोर्ट में लिख के लाना है। थर्ड हमारा जो सेशनल का पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल रिलेटेड टू मैथमेटिक्स टीचिंग। आपको गणित के शिक्षण पर एक क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च होती क्या है। एक्शन रिसर्च में एक शिक्षक अपनी कक्षागत समस्याओं जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, जो क्लास में टीचिंग कराते हैं, वो उसके दौरान उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं, बहुत सी समस्याओं का ऐसा उनको सामना करना पड़ता है जिसके द्वारा वो
समझते हैं कि उन्हें बच्चों को क्या क्या सिखाना है और क्या क्या नहीं सिखाना है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चे के सीखने में रुकावट आ रही है। तो उन कक्षा का समस्याओं को जब शिक्षक स्वयं वैज्ञानिक ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जिसको बोलते हैं। तो आपको इस एक्शन रिसर्च में सबसे पहले ये बताना है कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। उसके बाद में आपको शीर्षक लिखना है कि समस्या क्या है, किस समस्या के ऊपर आपने ये रिसर्च प्रोग्राम बनाया है। उसके बाद आपको शोधकर्ता का नाम, कौन, जैसे आप हैं, आप बना रहे हैं एक्शन रिसर्च प्लान, तो आपका नाम, अगर इसमें आपको किसी ने सहयोग किया है तो शोधकर्ता, सहायक, जो भी सहयोगी है आपका, उसका नाम। उसके बाद अवधि, कितने समय तक ये चला, 15 दिन तक आपने चलाया, 10 दिन तक चलाया, 1 महीने तक चलाया, वो भी लिखना है। ऐसा नहीं है, ये एक रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में इसको करके रख देंगे। ये एक रिसर्च है, रिसर्च का एक परफॉर्मा होता है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो आपको वो अवधि भी बतानी है। उसके बाद समस्या के कारण, जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान का शीर्षक है वही हमारी समस्या है और उसी समस्या का हमें कारण पता लगाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा समस्या निवारण के उपाय। जो भी आपने प्रॉब्लम देखी है कि भाई बच्चे हैं वो मैथ्स में जैसे ज्यामिति होती है आपकी, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या मैथ्स के प्रति कॉमन उनका इंटरेस्ट कम है, या फिर वो होमवर्क नहीं करते हैं। मैथ्स में आप उनको जो भी होमवर्क करने के लिए बोलते हैं वो होमवर्क नहीं करते हैं, वो क्लास में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैथ्स की क्लास आती है उसी टाइम पे या तो वो घर चले जाते हैं या क्लास के बाहर रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन प्रॉब्लम को ढूंढना है और इस प्रॉब्लम के पीछे के कारण ढूंढने हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्या दिमागी रूप से उसको कोई परेशानी है, या क्लास में किसी के साथ उसकी बन नहीं रही है, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, आप उसको पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट उसका है नहीं, किसी और चीज़ की वजह से वो इतना परेशान है कि क्लास में उसका ध्यान नहीं लगता। ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सिर्फ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं करनी है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी लेकर के आना है। एक साइंटिफिक तरीके से आपको उसको उस बच्चे पे अप्लाई करना है ताकि वो बच्चा जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल के बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिर है योजना निर्धारण। योजना, बिना प्लानिंग के आप ये रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट है वो बिना प्लानिंग के नहीं बन पाता। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी प्लानिंग आप बनाते हैं उसका क्रियान्वयन, उसको अप्लाई करना। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, जो भी डेटा आपको मिलता है उसको आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आता है रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको देना है, इसी के साथ आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, समझ में आ गया? सबसे पहले आपको लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, ठीक है, क्या होता है ये। दूसरा आपको लिखना है यही इसके लाभ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका जो विधि है, जो स्टेप्स है वो क्या है। उसके बाद में वही क्रियात्मक शोध का शीर्षक, क्रियात्मक शोधकर्ता का नाम, शोधकर्ता सहायक का नाम, समस्या के कारण, समस्या निवारण के उपाय, योजना निर्धारण, योजना क्रियान्वयन, आंकड़ों का विश्लेषण और बाद में रिजल्ट। इसी के साथ ही हमारा 4th सेशनल आता है अ केस स्टडी ऑफ अ स्लो गिफ्टेड लर्नर इन मैथमेटिक्स। आपको गणित के शिक्षण में या गणित शिक्षण के अंतर्गत जो भी ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर है या स्लो गिफ्टेड है, मानसिक रूप से या किसी और रूप से, उनकी आपको केस स्टडी करनी है कि
उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको केस स्टडी होती क्या है वो लिखना है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, किस तरीके से वो की जाती है। फिर आपको बताना है स्लो गिफ्टेड लर्नर के बारे में। स्लो गिफ्टेड लर्नर क्या होते हैं, कौन होते हैं, और एक मैथ्स में, मैथमेटिक्स में स्लो गिफ्टेड लर्नर किस कारण से बच्चे होते हैं, उनके पीछे क्या कारण है। कुछ कारण मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहला हो सकता है बच्चे के व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में कौन कौन से कारण आते हैं। एक है शारीरिक अस्वस्थता। फिजिकल लेवल पे अगर कोई अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो वो कोई भी चीज़ समझने में खुद को संपूर्ण नहीं महसूस करेगा। फिर है शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का अभाव, मंद एवं तीव्र गति का विकास, असंतुलित भोजन तथा आलस्य। ये भी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे को स्लो लर्नर बनाती है। फिर है फैमिली के कारण। परिवार में भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे क्लास में अपना ध्यान नहीं दे पाते। घर में घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या बच्चे को उतना बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना उसको ज़रूरी है। उसको बार बार किसी बात के लिए ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, या और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। वातावरण संबंधी कारण, जैसे पारिवारिक वातावरण के साथ साथ और भी जिन बच्चों के साथ वो रहता है, जिन स्टूडेंट्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, वो किस तरीके से है। कई बार संगत का असर भी पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे लोगों के साथ रहकर ना पढ़ना सीख लेते हैं। या कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है और एक है जिसको सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ भी डिसेबिलिटी है उसकी, तो जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है वो भी कभी कभी उसके साथ रह के उस तरीके की हरकतें करने लग जाता है। तो ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा है विषय के प्रति अरुचि, विद्यालय में देर से प्रवेश होना, विद्यालय तथा कक्ष में अनुपस्थित होना, क्लास का एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। कई बार बच्चे सब ठीक है पर जो पढ़ा रहा है वो ही इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता कि बच्चों को समझ में आए, तो फिर उस स्थिति में भी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। उसके बाद में आपको केस स्टडी तैयार करनी है। तो केस स्टडी तैयार करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए और फिर लिखिए। नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, फिर है स्कूल का नाम, स्कूल नेम। फिर फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन, बायोडाटा ऑफ चाइल्ड, जिसमें आएगा स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। जब हम एक स्टूडेंट की केस स्टडी करते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, उससे रिलेटेड उसका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, वो उसके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति पे केवल विद्यालय का असर नहीं पड़ता, उसके परिवार का असर भी पड़ता है, उसके पेरेंट्स की एजुकेशन का असर भी पड़ता है, तो फैमिली एटमॉस्फेयर का भी असर पड़ता है। इसलिए केस स्टडी करते वक्त हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आएगा रिकॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द केस स्टडी। जो भी केस स्टडी आप कर रहे हैं बच्चे की, उसका उद्देश्य क्या है आपका। मेन केस स्टडी के उद्देश्य आप इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे, पर जब ये यहाँ पे आएगा केस स्टडी स्टार्ट होने के बाद में, तो आप वो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो आप उस बच्चे के लिए चाह रहे हैं। भी स्लो गिफ्टेड लर्नर है मैथ्स में, तो उसको ये केस स्टडी के द्वारा उसको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं,
वो आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, किस किस तरीके की समस्याएं आप इसके अंतर्गत देख पा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चे ने फेस की हैं, उनके बारे में लिखेंगे आप। फिर है थर्ड पॉइंट आएगा आपका प्रोबेबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। अब प्रोबेबल रीजन, हमने यहाँ पे पहले ही एक रीजन दे दिया है कि बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, पर फिर भी आपको उसके साथ साथ लिखना है फैमिली एटमॉस्फेयर के बारे में, शायनेस के बारे में, बच्चा शर्मा रहा है उस वजह से भी कभी कभी वो सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है या उतना इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होता है। फिर अवॉइडेड बाय ऑल, कई बार बच्चों की मानसिक स्थिति खराब होने का कारण ये भी हो सकता है कि क्लास में सारे बच्चे उसको अवॉइड करते हैं, सारे बच्चे नहीं, इनफैक्ट पूरा जो आपका स्टाफ है या जो टीचर्स है उसके सारे जो टीचर्स है, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स, वो भी कभी कभी किसी बच्चे के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपना लेते हैं कि उनकी नज़र में ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर फैमिली में 2 या 3 बच्चे हैं तो हमेशा कंपेयर करना, ये अच्छा है तो अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। फिर आता है प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एनी वर्ड, कई बार बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर मैं ये चीज़ कहूँगा तो मुझे क्या पता कोई डांट दे, या फिर मैं ये सही कहूँगा या नहीं कहूँगा, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है, तो आपको ऐसे बच्चों की केस स्टडी करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ चाइल्ड। अब वो मैथमेटिक्स में स्लो लर्नर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सबके सब कमियां हैं, हो सकता है वो ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसमें सबसे अच्छा हो, या ये भी हो सकता है कि वो है स्लो लर्नर पर उसको दूसरे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसमें पूरी क्लास में सबसे बेस्ट हो, उसके अलावा वो गेम में अच्छा हो सकता है, उसके अलावा वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी क्रिएटिव साइड बहुत अच्छी हो सकती है, वो लोगों को समझ बहुत अच्छे से सकता है, बस उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। तो सारी ऐसे नहीं है कि उसमें कमियां ही कमियां हैं, आपको इस केस स्टडी के दौरान उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको मेंशन करनी है कि इस बच्चे में ये क्वालिटीज़ भी है, ताकि आप जब अपना प्लान तैयार करें, जब कुछ अप्लाई करें उस पर, तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाए कि ये चीज़ों के थ्रू भी हम उसको समझा सकते हैं। जैसे उसको सीधे सीधे कोई आप एक्सप्लेन करेंगे समझ में नहीं आया, पर बच्चे की क्रिएटिव साइड बहुत अच्छी है, तो आप उसको किसी ऐसे तरीके से समझाएंगे, किसी ऐसे मेथड के थ्रू समझाएंगे जो उसको समझ में आ जाए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिर है जो कुछ भी आपने इस केस स्टडी के दौरान जो कुछ भी आपने बच्चे में देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी, उनको एक समरी में लिखना, पॉइंट वाइज डिटेल में, कि ये प्रॉब्लम है, ये उसके साथ हो रहा है, ऐसे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। फिर आपने जो कुछ भी इस केस स्टडी के दौरान किया उसका उस बच्चे के ऊपर क्या असर सामने आया, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, वो अपनी स्टडी पे कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है, किस तरीके से कंसंट्रेशन लेवल उसका बढ़ा है, उसके बाद वो अपना होमवर्क डेली करने लगा है या नहीं, उसके पेरेंट्स का उसके प्रति अब क्या रिएक्शन है या क्या सोचते हैं उसके पेरेंट्स, क्या हैप्पी है, उनको वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है बच्चे में जो इन सब के थ्रू आया है वो, और ओवरऑल जो भी लोग थे उसके प्रति जो भी दृष्टिकोण रख रहे थे उन सब में उसका क्या प्रोग्रेस आई है, वो बच्चा खुद में क्या फील कर रहा है, क्या वो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, पहले के प्रॉब्लम से आगे निकला है वो, अब नहीं, वो क्लास में इंटरेस्ट के साथ बैठता है, जो कुछ चीज़ें उसको पहले नहीं समझ में आ रही थी और जिन कारणों से समझ में नहीं आ रही थी उन कारणों के दूर होने के बाद क्या उसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट आया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है।
बच्चों ये सारे जो सेशनल अभी तक हमने देखे हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से कर लेंगे, नहीं, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है तो आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे इसको। फिर हमारा नेक्स्ट सेशनल आता है 5th नंबर का, उसमें है आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल के किसी भी टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं सबको पता है, उस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप बनानी है। फिर एक और है इसमें प्रिपेयरिंग अ वर्किंग मॉडल रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वर्किंग मॉडल भी बनाना है। ये टोटल 6 सेशनल है जिसमें आपको कोई भी एक करना है, कोई भी एक सेशनल आपको करना है। वही A4 साइज के पेपर आपको लेने हैं। A4 साइज के पेपर पे आपको फ्रंट पेज बनाना है, बड़ी व्यवस्थित तरीके से बनाइएगा। कहाँ पे आपका नाम आएगा, कहाँ पे आपके टीचर सुपरवाइजर का नाम आएगा, कहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं अच्छे से, तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इस बार भी। ये सारे सेशनल जो आपके पेडागोजी ऑफ साइंस, जनरल साइंस, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इनके सेशनल आप जब कॉलेज रीओपन होगा तब लेकर आएंगे। आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करना है। ठीक है, थैंक यू।